हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंडर क्लासेस। आज एक नए वीडियो के साथ जो कि बायोलॉजिकल रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या चीज़ होता है, यानी श्वसन। हम सांस अगर नहीं लेते हैं तो बहुत तकलीफ होता है, यानी कि थोड़ा 2-3 मिनट के लिए सांस रुक जाए तो आपका मृत्यु हो जाएगा। यानी सांस से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है, आज का वही हमारा टॉपिक है, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है और श्वसन मार्ग क्या होता है और श्वसन अंग क्या होता है, यही सब चीज़ें समझते हैं। जैसे हम कभी आप लोग ये जब बचपन में देखे होंगे तो सांस श्वसन तंत्र इच्छुक समझते हैं, हाँ ये श्वसन अंग है क्योंकि सांस नाक से लेते हैं। हाँ, अगर इससे नहीं तो मुँह से ले रहे हैं, मुँह से ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं ये तो अपने आप से थोड़ा को खींचता, नाक तो अपने से खींचता नहीं, खींचता तो फेफड़ा है। तो हमारा जो श्वसन अंग है फेफड़ा है, न कि नाक है न ही मुँह है। उस समय क्या समझता, नाक है कि मुँह है कि दोनों है? अरे बेवकूफ़, दोनों नहीं है, कोई दिक्कत। आइए हम आगे देखते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम में। आप बायो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोस्त, अब साइंस में यानी जीएस में साइंस का वेटेज कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दे रहा है और बायोलॉजी के उसमें क्वेश्चन ज़्यादा। जैसे इसमें आरआरबी के अचानक वैकेंसी जितनी भी आई है रेलवे से रिलेटेड, सब में अगर देखा जाए साइंस में तो कम से कम बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा कर दे रहा है। अब इंटरमीडिएट के बच्चे कहाँ पहले हाई स्कूल लेवल तक पढ़े हैं तो इतना छूट गया होगा, लेकिन ये वीडियो मेरा रामबाड़ा होगा क्योंकि बस सुन लेना, देख लेना और पूरा दिमाग में डायरेक्ट धंस जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, जैसे आपको मालूम है ऑक्सीजन, यानी जो हमारा ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं O2। ये इसको शरीर में लेने के लिए बहुत ज़रूरत है, यानी बिना O2 का आपका पूरा मतलब जो सिस्टमेटिक चल रहा है वो सब क्लोज हो जाएगा। यानी जो हमारा O2 है, O2 की ज़रूरत होती है। O2 जब हम लेते हैं तो होता क्या है, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं इससे क्या होता है, ऊर्जा और उष्मा का नियंत्रण करता है। यानी जब तक हमारा सांस चलता रहता है तब तक हमारी बॉडी में उष्मा का एक लेवल बना रहता है और वो जो हमारे शरीर का जो हीट होता है ये सिर्फ यही ऑक्सीजन के कारण नहीं, यानी श्वसन के कारण नहीं, ब्लड में भी सर्कुलेशन होता है। यानी ब्लड में सर्कुलेशन और ऑक्सीजन ये दो इम्पोर्टेंट है जो हमारी बॉडी की टेम्परेचर एक फिक्स रहती है। तो यही हमारा ऊर्जा और उष्मा का नियंत्रण करता है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। ये क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करता है, अपचाय का कार्य करता है, कैटाबोलिक होता है। कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, ये तोड़ने का काम करता है। यानी जो जब टूटता है उसे हम कैटाबोलिक कहेंगे और जब जुड़ता है तो उसे हम एनाबोलिक कहेंगे। ठीक है, आइए आगे हम देखते हैं। अब बात आता है श्वसन अंग क्या क्या होते हैं। तो श्वसन अंग कभी कभी देखते हैं जंतु अनेक प्रकार के होते हैं, किसमें फेफड़े होते हैं, कुछ फेफड़े से लेते हैं, कुछ श्वास नली से लेते हैं, कुछ गिल से लेते हैं। वो सब कुछ हम यहाँ समझते हैं। गलफड़े, गिल से मतलब गलफड़े। तो जैसे जो स्तनधारी होता है, स्तनधारी का मतलब क्या होता है, जो मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसी को हम बोलते हैं स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जो बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं स्तनधारी आता है। तो स्तनधारी जो होते हैं फेफड़े से लेते हैं। जैसे हम लोग अब फेफड़े से ले रहे हैं, न कि नाक से ले रहे हैं। नाक तो एक सिर्फ मार्ग है, मार्ग मतलब रास्ता है, और लेकिन जो हम लेते हैं सांस वो कहाँ से लेते हैं, फेफड़े से। देखिए सांस यहाँ से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, न कि ये इससे कोई मतलब सिर्फ मार्ग है, काट देंगे इसको नाक को तब भी आ जाएगा। डायरेक्ट अगर हम देखते हैं कि वो सीरियस व्यक्ति होता है उसका नाक से ले जाकर नली डायरेक्ट फेफड़े में जोड़ते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो सीरियस है। उसके बारे में यहाँ बताएंगे आईसीयू के बारे में लास्ट में। अब उसके बाद जो कीट होता है, कीट यानी छोटे छोटे, तो कीट में जो होते हैं उसमें श्वास नली होता है और श्वास नली अंग्रेजी ट्रिकिया होता है। तो ट्रिकिया से लेते हैं कौन, कीट, और हम लंग्स लेते हैं स्तनधारी। जलीय जीव गलफड़े से लेते हैं, जैसे मछली वगैरह हो गया, ये सब गलफड़े से लेंगे। या वही जो मेढक होता है, मेढक अपवाद है, दिमाग में रखना, क्योंकि इसके पास गलफड़ा और फेफड़ा दोनों होता है। गलफड़े से भी ले लेता है, फेफड़े से भी ले लेता है। अब डिपेंड करता है, जब वो भूमि पर आता है तो वहाँ गलफड़े से तो लेगा नहीं, तो वहाँ क्या से लेता है, फेफड़े से लेता है। और जब वो जल में रहता है तो वहाँ फेफड़ा तो काम नहीं देगा, क्योंकि फेफड़े में हवा भर, पानी भर जाएगा तो कैसे होगा, तो वहाँ गिल से लेगा। ये देखिए टेडपोल क्या होता है। टेडपोल आप लोग देखे होंगे, इसको हम बहुत छोटा मेढक कहते हैं। जैसे हम मेढक वाली मछली जानते थे बचपन में, तारा वगैरह छोटे जहाँ पानी होते हैं तो वहाँ मछली रहता है, उसको जब ले जाकर बड़े पालते हैं तो पता लगे मेढक निकल गया। तो मेढक वाली जो मछली होती है उसी को बोलते हैं डेडपोल नाम है। ये भी काय से लेते हैं, गिल से लेते हैं। अब आता है श्वासोच्छ्वास क्या आता है, यानी ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना और बाहर निकालना। हम सांस लिए और बाहर निकाल दिए,
तो इसी को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना। भाई सांस लेंगे तो निकालेंगे भी, ऐसा बात नहीं बस लेते जाएंगे। तो जो हमारा ब्रीथिंग होता है ऑक्सीजन यानी सांस का आना जाना ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग में दो कंडीशन होता है, एक अंदर लेना, एक बाहर निकालना। अंदर जो जाता है उसको निःश्वसन कहेंगे, बाहर जो होता है नि थोड़ा अवश्वसन कहेंगे। तो यहाँ थोड़ा मात्रा की अंतर है, यहाँ मात्रा नहीं है, और यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग की मात्रा नहीं है। हिंदी में ध्यान देना विसर्ग है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी में नॉर्मल जानिए। तो ये एक्सपायरेशन होता है, इंस्पायरेशन, अंदर इन बाहर एक्स। क्लियर हुआ। अगर हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं तो देखिए जैसे मैं इसमें ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो जो वातावरण में ऑक्सीजन है, वायु है, वही ना वायु को खींच रहा हूँ। आपको मालूम है वातावरण में यानी हमारे वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा होता है, 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 71% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 होता है। ये परसेंटेज होता है जो कि वायु है। इस वायु में इतने सारे एलिमेंट की परसेंटेज है, और यही ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में यही परसेंटेज में पूरा का पूरा अंदर जाएगा। अब डिपेंड करता है निकलने वाला, आने वाले से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो बाहर का है वही पूरा अंदर जा रहा है। निकलने वाले में आप देखते हैं नाइट्रोजन का पूरा निकलेगा, डिपेंड होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और यही मेन होता है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, बस दोनों का गेमिंग है, किसी का गेमिंग नहीं है। फिलहाल में एक नाइट्रोजन है, लेकिन जितना जाएगा पूरा वापस आ जाता है। तो देखिए 4% का डिफरेंट है, यानी कि ऑक्सीजन 21% गया तो 17% बाहर निकला। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 1% का मतलब समझे, या तो 0% समझे, तो बाहर कितना निकला, 4%। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा समझते हैं, ये हमारा जो श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन और बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में प्रोसेस हुआ। अब बात आता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग का मतलब होता है जाने का मार्ग। तो मार्ग सांस लेने का मार्ग, तो सांस कहाँ से कहाँ तक का पूरा मार्ग बना है, पूरा आज हम पढ़ेंगे, यानी 10 इसका पूरा कंपोनेंट है। श्वसन मार्ग का पूरे 10 कंपोनेंट है, आज पढ़ेंगे और क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्त, ये वादा है। जैसे नासा छिद्र देखते हैं, तो ये जो बाहर वाला है इसको नासा छिद्र कहते हैं। ये जो बाहर वाला है, नासा छिद्र से ऊपर जाएंगे तो नासा कपाट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नासा कपाट। तो जैसे नासा छिद्र पहला हुआ, इसके और अंदर जाएंगे तो नासा कपाट होगा। अब यही नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ इसी नासा कपाट में होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे इस नासा छिद्र में आप कहेंगे रो होते हैं, रो या बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, और चिपचिपा जो पदार्थ होता है इसका काम क्या है, क्योंकि नासा कपाट में चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए यहाँ मारते तो बहुत दर्द होता है नासा कपाट में। और ये नासा छिद्र में बाल होते हैं, रोए होते हैं छोटे छोटे। काम क्या है, जैसे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं नाक से, तो बहुत सारे बैक्टीरिया होती है, धूल के कण होते हैं, तो जो रो होते हैं, रो बाल होते हैं, उन धूल के कण को क्या करता है, वहीं चिपका लेता है, यानी कि रोक लेता है। अगर वहाँ नहीं रुका बाल तो और अंदर जब जाएगा तो वहाँ चिपचिपा पदार्थ है। अब चिपचिपा पदार्थ करता क्या है, उसको चिपका लेगा। जितनी बैक्टीरिया छोटे छोटे कण आपके नाक से जा रहा था उसको चिपका लेगा, और क्या करेगा, उसके बाद जमा देगा, हम खरखोट कर निकाल देंगे, जिसको हम नकटे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रसनी, इसको बोलते हैं फारिंग्स। ग्रसनी फारिंग्स और स्वर तंत्र लारिंग्स होता है। तो ग्रसनी क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत पहले देखते हैं तो यहाँ अंदर जाएंगे तो छोटा सा रहता है, इसको हम ललरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ललरी। अंदर जाएंगे जो ललरी होता है उसी को हम फारिंग्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। छोटा सा यहीं है, उसको हम बोलेंगे ग्रसनी। ग्रसनी और अंदर जाएंगे तो ये देख रहे हैं स्वर तंत्र, देखो यहाँ से बदल गए, देखो बदल गया ना, तो यहाँ दाब देंगे तब ये आवाज़ बदल जाएगा, और दाब देंगे आवाज़ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये स्वर तंत्र है, इसको हम लॉरिंग्स बोलते हैं। यहाँ तक आ गए। इसके बाद श्वास नली, ट्रिकिया क्या है, तो ट्रिकिया पूरा जो श्वास नली है यहाँ से यहाँ देखिए पूरा एक ट्रिकिया है, पूरा एक ट्रिकिया जो हमारा श्वास नली है। और ये ट्रिकिया जब दो नली में विभाजित हो जाता है, दो नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, उसी का नाम है ब्रोंकाई। तो ट्रिकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई का मतलब होता है 2 भागों में विभाजित हो गया, उसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। यानी कि जो हमारा ट्रिकिया है जब ये 2 नलिकाओं में विभाजित होता है उसको हम ब्रोंकाई कहेंगे, एक और तो इसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। उसके आगे अंदर आते हैं तो ये देखेंगे, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई अनेक छोटे छोटे भागों में टूट गया है, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोलस।
इसको जो बोलेंगे इनको हम ब्रोंकियोलस बोलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे और भागों में टूट गया है। और इसके अंतर्गत जो फूल की तरह दिख रहा है, गुफ्फे की तरह, इसी में ऑक्सीजन आता है, ठीक है, यही फूलता है इसी में। इसको हम बोलेंगे एल्वोली। एल्वोली क्या काम करता है अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप समझते हैं पूरा आपका घटक कैसे कैसे कौन कौन से क्रम से याद करें। फिर क्रम से याद करा रहे हैं दोस्त। नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद लॉरिंग्स, लॉरिंग्स हो गया, उसका फारिंग्स हो गया, ट्रिकिया हो गया, ब्रोंचाई हो गया, भातक्लिया हो और एल्वेली हो गया। यही आपको समझना था और इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियलस, ठीक है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं काम क्या है। तो आपने यहाँ से यानी ये इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक ब्रोंकियलस, क्योंकि ये सब पार्ट है, काम सबका वही ऑक्सीजन का ही आना। लेकिन मेन थोड़ा सा यहाँ समझा दे ये चीज़ क्या है। ये जो गुफा है, जो गुफे की तरह है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। इसका नाम है एल्वेली। इसका काम क्या है देखिए दोस्त, यहीं आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यहीं में होता है। यानी कि जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया, ऑक्सीजन लेकर आया, तो ऑक्सीजन यहाँ आया लास्ट में एल्वेली। अब एल्वेली से पूरे बॉडी में कैसे जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पाएगा तो मैंने आपको पहले कहा ना, ऑक्सीजन ले आएंगे तभी ऊर्जा मिलेगी। यानी हम ले जा रहे हैं फेफड़े में और ऊर्जा मिल रही पूरी बॉडी में। यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट समझना है, टॉपिक बाय टॉपिक समझा रहे हैं। तो जैसे एल्वेली में आया ऑक्सीजन, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जाकर हीमोग्लोबिन, ये पूरा हीमोग्लोबिन से भरा है, हीमोग्लोबिन का बना हुआ है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन को देगा, तो हीमोग्लोबिन आपको मालूम है ब्लड में पाया जाता है और पूरे ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होगा। और पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हर जगह ऊतक में पहुंचाएगा, कोशिका पहुंचाएगा। और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बना देगा, आपको ऊर्जा बना देगा। तो ऊर्जा तो बनाता माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ऊर्जा तक तो पहुंचाएगा तब तो होगा ना, शोषण तो वहीं होगा। शोषण अंतः शोषण होगा, जब बाहर करेंगे बाहर शोषण होगा। अंतः शोषण से एनर्जी मिलती है, बाहर शोषण के वायरस ये प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो यही समझना है। फिर से एक बार देख लेंगे कि यहाँ से जब ऑक्सीजन आया तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को देगा, हीमोग्लोबिन के पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले गया और पूरी बॉडी में ले गया तो हर जगह कोशिकाओं में पहुँच गया और कोशिकाओं में पहुँच गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचा तो वहीं आपकी एनर्जी बन गई। अब वही हीमोग्लोबिन वापस ले आता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ले आकर इसी एल्विलो में देगा और यहीं से क्या होगा, वापस निकल जाता है, वापस निकलता है। अब बात आता है कि फेफड़ा में जैसे कभी कभी हम लोग धुएं में जाते हैं, यहाँ टॉपिक है धुआं, और धुआं का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जो धुएं होते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है। हम जब धुएं में जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन कम जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जाता है। इसीलिए आप धुएं में जब सांस लेते हैं तब आपको उस समय नहीं समझ में आता होगा कि ससुरा ई ऑक्सीजनवा काहे नहीं जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वही पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड ही भागा रहा है। इसका ये है कि जो एल्वेलो है यानी कि एल्वेली है, ठीक है, ये क्या करता है, यानी कि जो फूल की तरह है, इससे प्रेम ज़्यादा करता है, इससे प्रेम कम करता है ऑक्सीजन से। यानी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रख दिया जाए तो पहले ये छेना खाएगा और तब रसगुल्ला खाता है। छेना का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और रसगुल्ला का मतलब O2। इसीलिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम हवा ले रहे हैं या ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर यहाँ चाहे धुआं आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन का पहले नहीं लेगा, पहले धुआं को खींचेगा और धुआं जाएगा तो इसको डिस्टर्ब होगा और बेहोश हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ये नहीं बहुत थोड़ा बहुत लेते हैं, इसलिए आप लिखते हैं यहाँ खांसी आने लगता धुआं से। ये है आप सिस्टम। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जो फेफड़ा है इनकी इतनी औकात नहीं है कि स्वतः ऑक्सीजन को बाहर निकाले और स्वतः ऑक्सीजन को खींचे, समझें। यानी जो हमारा ऑक्सीजन है बाहर निकालने की क्षमता इनके पास नहीं है। बाहर निकालने के लिए एक ठो नीचे रहता है डायफ्राम। ये डायफ्राम करता क्या है, उसको दाब मतलब कि ऊपर ढकेलता है। यानी जो डायफ्राम होता है, जब ये जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, अब ये नीचे गया है, अब डायफ्राम क्या हुआ है, ऐसे हुआ है, डायफ्राम ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, डायफ्राम इसको ढकेलेगा, ऐसे देखो ढकेल रहा है। ऐसे जब ढकेलेगा ये टेढ़ा होगा और ऑक्सीजन जो अब कार्बन डाइऑक्साइड है सीधा भड़ाक से बाहर आ जाएगा।
बात क्लियर हुआ? इसीलिए ये डायफ्राम मेन है। अगर हमारा डायफ्राम या किसी का डायफ्राम अगर टूट गया ना तो ख़त्म हो जाए, यानी न पैर टूटा, न हाथ टूटा, न ब्लड निकला और डायफ्राम वही टूट गया तो हो ये ख़त्म कहानी। इसीलिए ऑक्सीजन में श्वसन तंत्र में सबसे मेन इम्पोर्टेंट या बोल सकते 70% ये भूमिका निभाती है डायफ्राम। डायफ्राम नहीं रहेगा तो टूट जाएगा। कभी कभी फिल्म में देखते होंगे, ऊपर से जब कोई गिरता है तो उसका डायफ्राम में टूट जाता है, कहीं से ब्लड नहीं निकलता और ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा कहीं ऐसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए डायफ्राम का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात क्लियर हुआ। थोड़ी सी अब बात आता है कि एपिग्लोटिस क्या होता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते हैं वो हिचकी आता है, वो हिचकी क्यों आता है रियलिटी में नहीं जानते। इतना जानते हैं कि हमको हिचकी से ले आ रहा है, कोई हमको याद कर रहा है। हम खाना खा रहे हैं, बबुआ हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए कौनों हमको याद कर रही है और याद कर रही है और हम खिचकी मार रहे हैं, ससुरा बकलोल तू इतना है, तो खुद ही याद कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे कोई याद कर रहा है। आइए देखते हैं, उसी का टॉपिक है। तो एपिग्लोटिस ये ब्रेन से कनेक्ट है, यानी ब्रेन जैसा कहता है वैसा ये घूमता है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है ये ब्रेन से नहीं मतलब है, यानी कि ये इनका जो हृदय है ये ब्रेन से मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहे तो सांस रोक ले रहे हैं, देखो रुका है, अब देखो ले रहे हैं, यानी कि ये इसका सिस्टम ब्रेन से है। लेकिन ध्यान देना, हृदय का धड़कना ब्रेन से कोई मतलब नहीं है। हृदय की औकात नहीं है कि हार्ट को धड़कने को रोक लें, वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होगा। क्लियर है? तो यहाँ एपिग्लोटिस क्या करता है, अब मान लेते हैं हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने वाला भी यही मार्ग है और हवा, फेफड़े से जो हवा, यानी ये ट्रेचिया, यानी कि इसको ट्रेकिया समझते हैं, ट्रेकिया समझो, ये ट्रेकिया यही है, यहीं से भोजन भी जाता है और यहीं से हमारा सांस भी आता है। यानी कि हम ये समझते हैं ये भोजन वाला मार्ग है, यहीं से भोजन आता है, यहीं से सांस भी आता है। लेकिन यहीं से एपिग्लोटिस जो होता है, इसी का नाम है एपिग्लोटिस। ये काम क्या करता है, ये इधर उधर जाता है, यानी भोजन जाना है तो इस साइड बंद हो जाएगा एयर में, अगर एयर जाना है तो भोजन वाले में बंद हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ये काम क्या करता है, जैसे मान लेते हैं आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय किसी के याद में खोए हैं, देखो आप खुद किसी के याद में खोए हैं, अब भोजन खा रहे हैं, अब भोजन ये बेचारा एपिग्लोटिस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अरे बताओ तू क्या है, तो भोजन है कि हवा है। अब तो माइंड ससुरा भागा है पड़ोसी के यहाँ, अब दिमाग वहाँ है, भोजन जा रहा है और गलती से एपिग्लोटिस घूम गया एयर कहती, यानी घूम गया भोजन कहती, और भोजन आपका पूरा कहाँ चला गया, फेफड़े वाले में। और फेफड़े वाले में तो कुल भरा हुआ हवा, और फेफड़े वाले में जो सभी हवा भरे हैं वो लोग कहते हैं भैया ये हमारा क्षेत्र है, भोजन आ रहा है, देखो खाना आ रहा है, ढकल ढकल ढकल, अब धक्का मारे होता है कि नहीं होता है। यानी कि यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एयर वाले हवा में भोजन से बहुत ही दुश्मनी है। एक ठिकान जाएगा ना, बोलाई मारो धक्का मार, और ये धक्का तब तक मारता रहता है जब तक पूरा भोजन हवा वाले में से निकल कर भोजन वाले में नहीं जाता है। यही समझते हैं, इसीलिए हमको क्या आता है, हिचकी आता है। और हिचकी का मतलब होता है पंपिंग करता है, पंपिंग करता है, भोजन को धक्के मार मार कर अपने वाले मार्ग से बाहर करता है। इसीलिए हम पानी पीते हैं तो जल्दी से फूड वाले में चला जाता है, वहाँ से निकल के। यही समझना है हिचकी क्यों आता है। सबसे योगदान है एपिग्लोटिस। अगर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा तो हमेशा भोजन पहुँचेगा यहाँ और आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट का मतलब होगा सर्जरी, और इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से इसको बंद कर दिया जाएगा और फेफड़े के लिए एक नलिका अलग से ले आएंगे, कहीं भी बॉडी में आपके टच कर देंगे। ठीक है? आगे थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं कि टीडल वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि एक बार में जितना अधिकतम सांस ले सकते हैं उसी को हम बोलते हैं टीडलिंग। लगभग में 500 या 600 ml अधिकतम में सांस लेते हैं। अब थोड़ा समझते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जैसे कोई व्यक्ति या जो रिसर्चर वाले होते हैं जब पर्वत पर जाते हैं या समुद्र में जाते हैं तो एक सिलेंडर लेकर जाते हैं। उस सिलेंडर के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। अगर हम पर्वत पर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेते हैं, समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन साथ नाइट्रोजन लेते हैं।
लेकिन गहरा समुद्र में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो आदत है ज़्यादातर हम वायुमंडल मतलब यहाँ रहते पृथ्वी की सतह पर, और हम ये ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं इसमें नाइट्रोजन उपलब्ध है, और नाइट्रोजन जो होती है हल्का होता है, ऑक्सीजन थोड़ा वजन होता है। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो वजन होगा और हमारे क्या करेगा, फेफड़ों को चोट पहुँचाएगा, जिससे हमको तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए इसके साथ जब मैं नाइट्रोजन मिला लेता हूँ तो फ़ायदा ये होता है कि हल्का हो जाता है और बहुत अच्छे से हमारा काम होता है। लेकिन जब गहरे समुद्र में जाएंगे तो हीलियम लेंगे। हीलियम भी एक गैस है, अच्छा खासा मदद करता है। और वहीं जब आईसीयू में कोई जाता है उसको भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम देते हैं। अगर यह नहीं होता है तो एक वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि नाक से नली लगाकर फेफड़े तक पहुंचाते हैं, वहाँ से पंपिंग किया जाता है, और जो पंपिंग किया जाता है उसी का नाम है वेंटिलेशन। क्लियर है? बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।